नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में हम लोग कंप्यूटर्स के टॉपिक्स पढ़ रहे थे और भविष्य के कौशल, ई-गवर्नेंस ये आपका टॉपिक दिया गया है, इन्हीं को कवर कर रहे थे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। और हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस तक कर लिए थे पार्ट 1 में और 15 से आगे शुरू करेंगे। इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला और इन्हीं मॉक टेस्ट का डिस्कशन वीडियो कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बीपीओ की कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हो 65 अंक की 65 अंकों का बैच यानी कि जो पंचायती राज के 45 अंक हैं, 20 अंकों की योजनाएं हैं, इनका कंप्लीट बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 16 को देखो ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियां हैं? फिर से समझो, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं वाई-फाई, ब्लूटूथ, ज़िगबी और गीगा पीओपी। कह रहा है कि इनमें से हम जो किसको हटा के जो शेष बचेंगी वो सारी की सारी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ हैं। वायरलेस इंटरनेट और वायरलेस का मतलब क्या है? ये इस शब्द को पकड़ो और फिर आप आओ ऑप्शन में। वायरलेस मतलब वाई-फाई, ब्लूटूथ ये भी वायरलेस होता है, ज़िगबी ये भी वायरलेस होता है, गीगा पीओपी ये वायरलेस नहीं होता है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्दों को ज़रा समझो ये हैं क्या? सबसे पहले हम ज़िगबी से शुरुआत करते हैं। ज़िगबी, ठीक है? अगर आपसे पूछे ये ज़िगबी क्या है? तो आप एक सिंपल सी लाइन में क्या बताओगे? यह एक वायरलेस तकनीक है। वायरलेस तकनीक है। अच्छा, इसको काहे के लिए विकसित किया गया था? किसके लिए विकसित किया गया था? तो आप बताओगे इसे एम टू एम, मशीन टू मशीन, एम टू एम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसे एम टू एम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क को सक्षम बनाने के लिए सक्षम बनाने के लिए इसे विकसित किया गया था। विकसित किया गया, ठीक है? मुझे बताओ ज़िगबी क्या है? आप बताओगे यह एक वायरलेस तकनीक है और इसका विकास किया गया था एम टू एम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी नेटवर्क की को सक्षम बनाने के लिए। एक शब्द और आपने सुना था, वाई-फाई। इसका पूरा नाम तो आपको पता होगा, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है? अच्छा, ये गीगा पीओपी क्या होता है? एक शब्द और आया आपके पास, गीगा पीओपी। पीओपी क्या है ये? इसे कहा जाता है गीगा पॉप, ठीक? साथ ही साथ इसे गीगा, ये पीओपी क्या है? पीओपी को बोलते हैं पावर ऑफ, ये सॉरी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंट। इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रेजेंट, ठीक? तो ये है गीगा पीओपी। अच्छा, अब अगर आपसे इसके बारे में पूछे कि ये है क्या? ये तो आपने शॉर्ट टर्म बता दिए, गीगा पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंट। अब अगर आपसे पूछे ये है क्या? तो आप बताओगे इंटरनेट के लिए इसको व्यक्तिगत एक्सेस पॉइंट है ये वास्तव में। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, गीगा पीओपी क्या है ये? यह इंटरनेट 2 के लिए 2 के लिए व्यक्तिगत एक्सेस पॉइंट है। व्यक्तिगत एक्सेस पॉइंट है, ठीक है? एक तो ये बात हो गई गीगा पीओपी से। अच्छा, इसको विकसित कब किया गया था या हम कहें इसको विकसित किस लिए किया गया था? तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी और अन्य पक्षों के द्वारा जो हाई स्पीड आईपी आईटी नेटवर्क हैं, उनका ये प्रतिनिधित्व करता है। और अगर हम आपसे पूछें कि जो गीगाबिट है, गीगाबिट गीगाबिट पीओपी ये सामान्यतः इनमें जो डेटा ट्रांसफ़र की गति होती है, वो कितनी होती है? मुझे बताओ। फिर से समझो, गीगाबिट पीओपी सामान्यतः ये कितनी अधिक क्षमता से डेटा ट्रांसफ़र की गति को वहन करते हैं? तो आप बताओगे 1 गीगाबिट प्रति सेकंड। ध्यान दो, गीगाबिट पीओपी सामान्यतः 1 गीगाबिट प्रति सेकंड या उससे अधिक की डेटा ट्रांसफ़र गति को ये वहन करते हैं। वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा गीगा पीओपी। नेक्स्ट देखो 17।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एक व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप उत्पाद बनाने को संदर्भित करता है? ठीक है? फिर से समझो, कौन-सा है जो व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप उत्पाद बनाने को संदर्भित करता है? अनुकूलन है, एकत्रीकरण है या फिर मूल वस्तुएँ हैं या उल्टी नीलामी है? क्या है इसमें? इसमें है अनुकूलन। कौन-सा एक व्यक्तिगत ग्राहकों के अनुरूप उत्पाद बनाने के लिए संदर्भित करता है? आप बताओगे अनुकूलन, ठीक है? अगला कह रहा है कि कौन-सी वेब सर्वर कार्यक्षमता इसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड सत्यापित करने और प्रमाण पत्र और एन्क्रिप्शन जानकारी संसाधित करने की अनुमति देता है। ये सारे के सारे टर्म्स मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो था उसमें बताए थे। कौन है जो वेब सर्वर कार्यक्षमता इसे उपयोगकर्ता नाम से पासवर्ड पासवर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सुरक्षा के लिए। इसके बाद एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल काहे करते हैं? सुरक्षा के लिए। तो ये सारी की सारी क्या हैं? सुरक्षा सुविधा सेवाएँ हैं। ठीक है? 19 देखो, किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली लेकिन प्राथमिक व्यवसाय संचालन से संबंधित न होने वाली सामग्रियों को क्या कहा जाता है? ध्यान दो, किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली लेकिन प्राथमिक व्यावसायिक संचालन से संबंधित न होने वाली सामग्रियों को क्या कहते हैं? ये कहलाती हैं अप्रत्यक्ष सामग्री। इन्हें अप्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है। मुझे बताओ ये जो अप्रत्यक्ष सामग्री है इसे कहते क्या हैं? या हम कहें ये क्या है? दरअसल ये जो अप्रत्यक्ष सामग्री है, ये एक ऐसी सामग्री होती है जिसका उपयोग हम सामान बनाने में करते हैं। लेकिन होता क्या है कि लेकिन सीधे इसकी पहचान नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई हम डेस्क बना रहे हैं, मेज़ बना रहे हैं। मेज़ बनाने के लिए आपने कील का इस्तेमाल करते हो, है ना? ठोकते हो, कील का इस्तेमाल करते हो। लेकिन इसकी पहचान डायरेक्ट नहीं होती है। लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सामान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। इन्हीं को कहते हैं अप्रत्यक्ष सामग्रियाँ। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निरर्थक नेविगेशन। निरर्थक नेविगेशन को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है? सबसे पहले मुझे बताओ ये निरर्थक नेविगेशन होता क्या है? यहाँ पर देखो। जब आप इसे समझोगे, इसके बाद फिर आप आंसर भी बता पाओगे। निरर्थक नेविगेशन, ये क्या है? तो वास्तव में जो समान सामग्री है, समान सामग्री के लिए ये एक वैकल्पिक नेविगेशन के रूप में काम करता है। ये एक वैकल्पिक नेविगेशन है। समान सामग्रियों के लिए एक वैकल्पिक नेविगेशन के रूप में ये काम करता है। अच्छा मुझे बताओ ये जो अनावश्यक नेविगेशन है, इसके लाभ क्या हैं? लाभ क्या हैं? किसके? अनावश्यक नेविगेशन के। इसके क्या लाभ हैं? आप बताओगे। एक तो ये उपयोगकर्ता अनुकूल है, कुछ ज़्यादा ही अनुकूल है। दूसरा, जो उपयोगकर्ता है, उपयोगकर्ता को वह खोजने में मदद करता है या हम कहें वह खोजने में आसान करता है, खोजने में यह आसान हो जाता है जो वह खोज रहा है, जो वह खोजता है। एक तो ये इसका लाभ है और इसका तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट लाभ है वो है उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता को एक ही जानकारी ध्यान देना, एक ही जानकारी खोजने के कई तरीके देता है, कई तरीके प्रदान करता है। ये है इसका काम। फिर से समझो अनावश्यक नेविगेशन ये हम कहें उपयोग में क्यों लाया जाता है? क्योंकि उपयोगकर्ता के अनुकूल है, उपयोगकर्ता को वह खोजने में आसान बना देता है जो वह खोज रहा है। साथ ही साथ उपयोगकर्ता को जो भी सर्च कर रहा होता है, एक ही जानकारी को खोजने के कई रास्ते ये हाँ, प्रदान करता है। अब यहाँ पर आओ, ये निरर्थक नेविगेशन के बारे में मैंने क्या बताया? समान सामग्री के लिए एक वैकल्पिक नेविगेशन के रूप में ये काम करता है। वापस आओ यहाँ पर, निरर्थक नेविगेशन किसको संदर्भित करता है? वे पृष्ठ जो काम करते हैं, शीघ्रता से लोड होते हैं और ग्राहक को आपके उत्पाद की पेशकश की ओर इंगित करते हैं। नहीं, ये गलत है। सरल मूर्खतापूर्ण नेविगेशन है, ये भी गलत है। ये उपयोगकर्ता के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। उपयोगकर्ता अनुकूल है ये, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र के साथ काम करने वाली साइट है। नहीं, समान सामग्री के लिए एक वैकल्पिक नेविगेशन है। डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 21 तरह एक केंद्रीयकृत बाजार प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या कहा जाता है? फिर से समझो, एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या दिया गया है
जहाँ कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई-कॉमर्स या वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बी टू सी, बिज़नेस टू कंज़्यूमर कह दो या फिर कस्टमर कह दो, बी टू सी। देखो, ये बी टू सी क्या है? बी टू सी इसे कहा जाता है टू बिज़नेस टू कंज़्यूमर, बिज़नेस टू कंज़्यूमर, ठीक है? अब ध्यान दो, ये क्या है? अगर मैं आपसे सीधा-सा सवाल पूछूँ ये है क्या? तो आप क्या कहोगे? यह एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी? जिसमें जिसमें व्यवसाय सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को जो उत्पाद वस्तुएँ होती हैं, उन्हें बेचा जाता है। देखो, बिज़नेस टू कंज़्यूमर है, यानी कि बिज़नेस कर रहे हो किसके लिए? कंज़्यूमर के लिए। तो जो भी सीधे वस्तुएँ होंगी वो आप किसे बेचोगे? कंज़्यूमर को। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय सीधे जो व्यक्तिगत उपभोक्ता होते हैं, उन्हें उत्पाद या हम कहें उन्हें सेवाएँ बेची जाती हैं, जिसमें व्यवसाय सीधे उपभोक्ता को वस्तुएँ बेची जाती हैं। बेची जाती हैं, ठीक है? फिर से समझो, यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय सीधे व्यक्तिगत होता है और वस्तुओं को उत्पाद को सीधे सेवाओं को बेचा जाता है। देखो, बी टू सी के बारे में समझते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है बिज़नेस टू कंज़्यूमर, ठीक है? बिज़नेस टू कंज़्यूमर। अगर मैं आपसे एक सीधी-सी सिंपल भाषा में पूछूँ कि ये है क्या? तो आप क्या कहोगे? यह एक ऐसी प्रक्रिया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो व्यवसाय होता है या हम कहें जो व्यवसायी होता है, व्यवसायी सीधे किसे बेचता है सामान? सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को बेचता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उत्पाद या फिर हम कहें सेवाएँ बेचता है। ये बात आप समझ पाए? यानी बी टू सी बिज़नेस किसके लिए हो रहा है? कंज़्यूमर के लिए। डायरेक्ट बिज़नेस किसके लिए हो रहा है? कंज़्यूमर के लिए। तो एक ऐसी सतत प्रक्रिया जिसमें व्यवसाय या व्यवसायी सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद या फिर सामान बेचता है। अगर बी टू सी है, एक्ज़िस्ट करता है, तो बी टू सी में कौन-कौन शामिल होता है? मुझे ये बता दो। बी टू सी में कौन-कौन शामिल है? क्या बता सकते हो आप मुझे? हाँ, कौन-कौन है? एक तो निर्माता होता है, जो व्यावसायिक या हम कहें भौतिक जो स्टोर होते हैं, भौतिक स्टोर के माध्यम से उत्पाद बेचता है, उत्पाद बेचता है। तो ये हो गया निर्माता। निर्माता जो व्यावसायिक या फिर भौतिक स्टोर के माध्यम से उत्पाद बेचता है। और इसमें कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है? और इसमें कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होता है खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता। ये 3 लोग बी टू सी में सामान्यतया शामिल होते हैं। वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी टू सी। फिर से समझ लो एक बार। एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या कहा जाता है? जहाँ कई खरीदार होते हैं और आपूर्तिकर्ता ई-कॉमर्स या वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के साथ संबंधी गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। यह है बी टू सी। 22 नंबर देखो, कह रहा है कि एक ब्राउज़र और सर्वर पर चलने वाले प्रोग्राम के बीच संचार के लिए मानकों का सेट, जो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच बातचीत की अनुमति देता है। फिर समझो, कह रहा है कि एक ब्राउज़र है और सर्वर पर चलने वाले प्रोग्राम्स के बीच संचार के लिए मानकों का सेट है। क्या कहते हैं उसे? जो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच बातचीत की अनुमति देता है। इसे कहते हैं सामान्य गेटवे इंटरफ़ेस, सीजीआई कहा जाता है इसे। कॉमन गेटवे इंटरफ़ेस कहा जाता है। देखो, इसे सीजीआई सीजीआई क्या है? यह है कॉमन गेटवे इंटरफ़ेस, इंटरफ़ेस, ठीक है? ये कॉमन गेटवे इंटरफ़ेस है। तो कॉमन गेटवे इंटरफ़ेस क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफ़ेस संचार के लिए मानकों का एक सेट होता है ये। और ये करता क्या है? उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच बातचीत की अनुमति देता है। जैसे यहाँ पर लिखा था आपके क्वेश्चन में, ये लिखा था। ये करता क्या है? उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच बातचीत की अनुमति देता है। वास्तव में ये है क्या? वास्तव में ये जो सीजीआई
CGI है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसे कहा जाता है, यह एक संचार के लिए मानकों का वास्तव में सेट होता है, समुच्चय होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मिड रेंजर मिड रेंज या हाई एंड ई-कॉमर्स सूट है? हम जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मिड रेंज या हाई एंड ई-कॉमर्स सूट है? सूट नहीं है, यही पूछ रहा है। सूट नहीं है, ठीक है? वापस आओ जरा। ऑप्शन में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर है, या वेब ट्रेंड्स मार्केटिंग लैब 2 है, IBM वेब स्फेयर कॉमर्स है, या फिर ब्रॉड विजन कॉमर्स है। इसका सही उत्तर होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर, देखो ये होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर, ये क्या है? आप बताओगे। यह माइक्रोसॉफ्ट .NET तकनीक है, या हम कहें तकनीक का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका उत्पाद है, तो आप क्या बताओगे? ई-कॉमर्स ई-कॉमर्स सिस्टम बनाने वाला माइक्रोसॉफ्ट उत्पाद है ये, माइक्रोसॉफ्ट उत्पाद है। और इसे पहली बार कब जारी किया गया था? इसे पहली बार इसे पहली बार सन 2000 में जारी किया गया था। 2000 में जारी किया गया। ठीक है? वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर। कह रहे ई मार्केट प्लेस का कौन सा रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? फिर से समझो। कह रहा है कि ई मार्केट प्लेस, इस शब्द से परिचित होंगे आप। ई मार्केट प्लेस का कौन सा ऐसा रूप है जो एक ही उद्योग, इस शब्द को पकड़ो, एक ही उद्योग के खरीदार हों, उनको और एक ही उद्योग के जो विक्रेता होते हैं, उन सबको एक साथ लाता है। ध्यान दो, यहाँ पर एक ही उद्योग की बात की गई है। उद्योगों में वेरिएशन नहीं है, वैराइटीज नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो? केवल एक ही प्रकार के उद्योग हैं, उसी एक ही प्रकार के खरीदार आते हैं और एक ही प्रकार के विक्रेता आते हैं, उन सबको हाँ, एकीकृत करता है। कौन-सा ये मार्केट प्लेस है? क्षैतिज है, वर्टिकल है, एकीकृत है, या फिर इच्छुक है? बताओ भई। ये है वर्टिकल। अब ये वर्टिकल क्या होता है? आओ ज़रा समझाते हैं हम आपको। देखो, शब्द है वर्टिकल मार्केट प्लेस। दरअसल ये जो ई मार्केट प्लेस है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। उन्हीं में से एक है वर्टिकल मार्केट प्लेस। वर्टिकल मार्केट प्लेस। ये जो वर्टिकल मार्केट प्लेस है, गौर करना, ये ऐसे बाजार होते हैं, ये ऐसे बाजार हैं जहाँ पर, या हम कहें जहाँ जो कारोबार होता है, जहाँ कारोबार और ग्राहक समेत सभी एक खास क्षेत्र में एकजुट होते हैं। एक खास क्षेत्र में एकजुट होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं। ठीक है? फिर से समझो। वर्टिकल मार्केट प्लेस क्या है? वास्तव में एक ऐसा बाजार जहाँ पर कारोबार और ग्राहक समेत सभी जो क्रेता विक्रेता होते हैं, वो एक खास क्षेत्र में एकजुट होते हैं। इसके अलावा ये व्यवसाय एक उद्योग, इस शब्द को समझो, जो भी व्यवसाय होगा वो एक उद्योग विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है इसमें, वर्टिकल मार्केट प्लेस में। यहाँ पर फिर से समझो, यहाँ पर जो भी व्यवसाय होगा, वो एक उद्योग विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विशेष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये क्या है? ये है वर्टिकल मार्केट प्लेस। और आपसे यही पूछा था कि एक उद्योग विशेष पर खरीदार हो या विक्रेता हो, वो एक साथ आते हैं, एक साथ मार्केट में, हाँ, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित होते हैं। तो वो है वर्टिकल। अच्छा, एक और होता है हॉरिजॉन्टल। ये क्या होता है? जब भी कभी आपसे हॉरिजॉन्टल पूछे, जबकि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसे तो लिखेंगे। हाँ, जब भी कभी हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस की बात करें, मार्केट प्लेस की, तो आप ठीक इसका उल्टा बताओगे। आप कहोगे
कि अभी एक ही उद्योग था, अब विविध उद्योग आ जाएँगे। विविध उद्योगों को यह लक्षित करता है, ठीक है? अब वापस आओ, अगर यहीं पर एक ही ना होता, यहाँ विविध उद्योग होता, तो फिर आपका आंसर होता क्षैतिज, हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? लेकिन अभी एक ही उद्योग है, तो आपका आंसर होगा वर्टिकल। नेक्स्ट देखो, 24 हो गया, 25 हो गया। वेब पेज पर किस प्रकार का ऐड दिखाई देता है? वेब पेज पर तो बैनर वाला ऐप, बैनर वाला विज्ञापन, ठीक है? ये ज़्यादा सही होगा, वेब पेज पर। और ये बैनर वाला विज्ञापन होता क्या है? बैनर विज्ञापन ये होता क्या है? दरअसल ये छोटे आयताकार ग्राफिक्स होते हैं। यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। ये है, या हम कहें बैनर विज्ञापन, बैनर विज्ञापन। ये क्या होते हैं? बैनर विज्ञापन यह एक छोटा आयताकार ग्राफिक होता है, आयताकार ग्राफिक होता है, ठीक है? कहाँ होता है? यह किसी वेबसाइट वेबसाइट पर प्रदर्शित होता है। इसके अलावा यह किसी उत्पाद, भाई एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है ना, विज्ञापन हो रहा है, तो फिर किसी न किसी का उत्पाद, किसी उत्पाद का वो प्रचार करेगा। किसी उत्पाद या फिर किसी सेवा का प्रचार करता है। ये होता है बैनर, हाँ, विज्ञापन। किसी भी साइट पर ये प्रदर्शित होता है और एक छोटा-सा आयताकार एक तरह का ग्राफिक्स होता है ये। वापस आओ ज़रा अपने क्वेश्चन में। हाँ, बैनर वाला विज्ञापन। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आईसी3 के अनुसार इंटरनेट अपराध का सबसे आम प्रकार कौन-सा है? आईसी3 के अनुसार इंटरनेट अपराध तो होते ही हैं। क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी हो जाती है, धोखाधड़ी की जांच करें, पहुँचाया नहीं गया, या फिर नीलामी धोखाधड़ी। कह रहा है सबसे आम प्रकार बता दो, सबसे आम प्रकार है नीलामी धोखाधड़ी, ये है सबसे आम प्रकार। देखो ये होता क्या है? नीलामी धोखाधड़ी, इस शब्द से परिचित हो जाओ आप। नीलामी, नीलामी धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, इस शब्द को जरा गौर से समझो। ये क्या है? दरअसल नीलामी साइटों पर होने वाली जो जितनी भी प्रकार की धोखाधड़ियाँ होती हैं, वो सारी की सारी नीलामी धोखाधड़ी होती हैं। किसी भी वस्तु को, इसमें होता क्या है कि कोई भी वस्तु है उसे गलत तरीके से विज्ञापित किया जाता है और जो बायर होता है वो पैसे पे कर देता है। लेकिन वो जो वस्तुएँ होती हैं वो गलत तरीके से चूँकि विज्ञापित की गई हैं, तो वो एक तरह का फ्रॉड होता है। उसके पास कोई वस्तु अगर किसी ने खरीदी है इनके माध्यम से, तो फिर उसको वस्तु प्राप्त नहीं होती है। एक तरह से उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया। ठीक है? तो नीलामी धोखाधड़ी क्या होती है? अगर आपसे एक सीधा-सा सवाल पूछ ले, तो आप क्या बहुत बताओगे? नीलामी साइटों पर नीलामी साइटों पर होने वाली सभी धोखाधड़ी क्या कहलाती हैं? नीलामी धोखाधड़ी। अच्छा, क्या है ये? इसमें होता क्या है? इसमें दरअसल किसी वस्तु को गलत तरीके से विज्ञापित किया जाता है, विज्ञापित किया जाता है और फिर जो कस्टमर होता है वो उसमें फँस जाता है। अच्छा, इसमें ये तो हो गया नीलामी धोखाधड़ी, ठीक है? तो सबसे आम प्रकार कौन-सा है? नीलामी धोखाधड़ी। अच्छा, ये शब्द दिया है आईसी3, आईसी3, ये क्या है? इसका पूरा नाम बता सकते हो क्या आप? हाँ, इसको कहते हैं एंड कंप्यूटिंग इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग कोर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, ठीक है? नेक्स्ट देखो 27 ई-कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। कह रहा है कि ई-कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में, सुरक्षा है ये। मान लो ये आपका डेटा था, ये क्या था आपका? कोई डेटा था। इस डेटा की आपने सुरक्षा के लिए, हाँ, ज़िम्मेदारी ले ली और ये आपने एक एनवायरनमेंट तैयार कर दिया सुरक्षा परिवेश के रूप में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे आंतरिक परत का गठन कौन करता है? सबसे जो आंतरिक परत होगी वो डेटा ही तो होगी, डेटा। इसी की तो सुरक्षा कर रहे हो आप, ठीक है? 28 में आओ। निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापनों में से कौन-सा, यदि कोई हो, लोग सहन करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक होते हैं? अच्छा, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। 1 बार नहीं 3 बार पढ़ो। देखो फिर से। कह रहा है ये कोई व्यक्ति है, गौर से समझना इस प्रश्न को। ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए कह रहा है कि किस प्रकार के विज्ञापन में कौन-सा
यदि कोई हो विज्ञापन, तो इस विज्ञापन को लोग सहन करने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक होते हैं। आप किसी विज्ञापन को सबसे ज़्यादा इच्छुक होते हो सहन करने के लिए? कोई एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने आया, एक एक मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेता हूँ। आप वाईटी चलाते हो, ठीक है? कोई ऐड आ गया आपके जैसे ही आपने वीडियो खोला, कोई ऐड चलने लगा, तो जैसे ही यहाँ पर स्किप आता है, आप तुरंत स्किप करते हो। क्या आप इतने इच्छुक हो जाते हो कि आप एडवर्टाइज़मेंट को देखने लगते हो? मैं कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, नॉर्मल आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, उस वीडियो में चले जाते हो जो फिर आप देखना चाहते हो। तो क्या विज्ञापन इच्छुक भी होते हैं? नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं विज्ञान के तहत विज्ञापन के तहत पॉप ये भी नहीं है, पॉप अप विज्ञापन ये भी नहीं है, बैनर वाला विज्ञापन ये भी नहीं है। अर्थात इस प्रकार के विज्ञापनों में कौन-सा है यदि कोई हो तो लोग सहन करने में सबसे अधिक इच्छुक होते हैं? इसका उत्तर होगा नन ऑफ दीज़ ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 29 निम्नलिखित में से कौन-सी इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट पर भुगतान करना आसान बनाती है? फिर से समझो, कौन-सी इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट पर भुगतान करने में आसान बनाती है? इलेक्ट्रॉनिक जाँच, इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति और भुगतान ये भी गलत है। परिवर्तन दरें, सॉरी वित्तीय मध्यस्थता, ये सही होगा। देखो, वित्तीय मध्यस्थता क्या होता है? वित्तीय मध्यस्थता, इस शब्द से आप परिचित होंगे। अगर नहीं है तो हो जाइए। वित्तीय मध्यस्थता क्या है? ये क्या है? वास्तव में अगर हम पूछें आपसे एक सिंपल सी लाइन में तो ये क्या है? आप क्या बताओगे? यह एक ऐसी संस्था होती है ऐसी संस्था होती है कैसी? जो 2 लोगों या फिर हम कहें 2 पक्षों के बीच वित्तीय लेन-देन के लिए क्या करती है? यह मध्यस्थ का काम करती है। के लिए मध्यस्थ का काम करती है। तो वास्तव में वित्तीय मध्यस्थता क्या है? एक ऐसी संस्था जो 2 लोगों या फिर हम कहें 2 पक्षों के बीच वित्तीय लेन-देन के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करती है। यही है आंसर आपका वित्तीय मध्यस्थता। ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट के विकास के चरणों में से एक नहीं है? इंटरनेट के विकास के चरण, नवाचार, हाँ, बिल्कुल है। संस्थागतकरण, ये भी है। व्यावसायीकरण, इंटरनेट का व्यावसायीकरण भी हुआ है, ये भी है। भूमंडलीकरण से संबंधित ये शब्दावली नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है? हाँ, तो यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर में ये हमारा दूसरा पार्ट था, जिसमें 30 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कवर कर लिए। और चलते-चलते आपको बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट और इसकी थ्योरी क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और इसको आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।